मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, क्या खोया क्या पाया? जो खोया वो बहुत कीमती खोया, सुकून खोया। वक्त बहुत कीमती चीज़ है और वक्त खोया मैंने अपने अपनों के साथ। इस टाइम पे आप जिस जगह हैं, लगता है ये स्टेप आपका सही था इंडस्ट्री में आने का? मुझे लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है ऊपर वाले की तरफ से, तो हमारे डिसीजन की क्या औकात है। आर यू सेटिस्फाइड वेयर यू आर राइट नाउ? अगर सेटिस्फेक्शन हो गई तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी खत्म हो गई, स्टॉप लग गया। यस। मॉडलिंग से एक्टिंग में आई है, ऐसा ही है? अच्छा, नहीं, एक्टिंग से मॉडलिंग में गई हूँ। एक्टिंग में ज्यादा मजा है या मॉडलिंग में ज्यादा मजा है? आपको टीवी में देखेंगे वो कहेंगे कि ये टीवी में आगे बस ये खराब है, विदाउट एविडेंस कुछ भी बोल जाएंगे। आपने ऐसी चीजें कुछ फेस की हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इंडस्ट्री के अंदर आता है कोई, वो घर का खर्चा चला सकता है? यहाँ पे लोग अमेरिका घूम रहे हैं, कहीं कभी घूम रहे हैं, अपने शश के पूरे हैं और गरीबों का हक भी मारा हुआ है। स्कीन के लाने के चक्कर में वो मिसयूज भी करते हैं। औरत की अगर ज्यादा कमाई हो, मर्द की कम हो, तो उससे माशरे में अच्छा नहीं कहा जाता। अच्छा, कौन होता है किसी के जाती मामलात में टांग अड़ाने वाला? 3-4 बच्चे होने के बाद मेरे 10 भी हो जाए ना, और अगर मेरा शौहर इस काबिल नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड कर सके, मेरी औलाद को अच्छा फ्यूचर दे सके, मैं उसको फारिग कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, आप इंडस्ट्री का हिस्सा बनी, क्या खोया क्या पाया? जो खोया वो बहुत कीमती खोया, सुकून खोया। अच्छा। काम हमारा कराची में होता है ज़्यादातर जी। और फैमिली से दूर रहना पड़ता है। ऑब्वियसली वक्त बहुत कीमती चीज़ है और वक्त खोया मैंने अपने अपनों के साथ। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हुए। फैमिली को जो मेरी ज़रूरत होती थी मैं नहीं होती थी वहाँ पे, और उसका मुझे नुकसान भी हुआ, डिटैचमेंट हुई जी फैमिली के साथ। और अभी ये आलम है कि हम यहाँ पे हों या वहाँ पे हों, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़ टू हो गए हैं मेरे ना होने के। अच्छा। और बीच में मेरे फादर की भी डेथ हुई, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो माँ बाप की ज़िंदगी में वक्त होता है वो बहुत कीमती होता है, तो मैंने वो कीमती वक्त खो दिया। ये खोया है। और पाया क्या है? जी। पाया मैंने जो भी पाया है वो आई थिंक अपने दम पे, अपनी स्ट्रगल पे, अपनी मेहनत पे पाया है। और मैं किसी नेगेटिव वे में आगे नहीं आई हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं मारा है। और अल्लाह का शुक्र है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी का कोई एहसान है मेरे पे। जी। मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए हैं और वो सब मैंने अपने दम पे किए हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पाया बस वही जो विकीपीडिया पे लिस्ट देखने को मिलती है फिल्मोग्राफी में, वो पाया है सब कुछ। और मुझे लगता है जितना मैंने खोया है उस हिसाब से ये पाना कुछ भी नहीं है। इस टाइम पे आप जिस जगह हैं, लगता है ये स्टेप आपका सही था इंडस्ट्री में आने का? क्या जैसा आपने कहा आपने बहुत कुछ खोया है, तो रिग्रेट होता है यार ये इस फील्ड में नहीं आता था, कहीं और जाना था? कभी ऐसा जहन में आया आपके? आई थिंक जो भी डिसीजन लिया वो अल्लाह की रज़ा से लिया, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया। ओके। ऊपर वाला राह बनाता है और हम उस पे चलते हैं। जी। मैंने जो स्टडी किया है, मेरी जो डिग्री है वो इसी फील्ड की है और मैंने उसी को कंटिन्यू किया। सही। और मुझे लगता है कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है ऊपर वाले की तरफ से, तो हमारे डिसीजन की क्या औकात है। किस्मत पे यकीन रखती हैं आप? हाँ, किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका कितना साथ दिया किस्मत ने? मेरी किस्मत ने मैंने अपनी किस्मत का साथ दिया, मेरी किस्मत ने मेरा इतना साथ दिया। अच्छा। मैं अपनी किस्मत की दोस्त रही हूँ, मेरी किस्मत मेरी इतनी दोस्त नहीं रही। तो आप किस्मत खुद बनाती हैं अपनी? हाँ, मैंने जो भी हासिल किया है अपनी लाइफ में वो मैंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से किया है। जी। और मेरी अपनी स्ट्रगल थी, मेहनत थी, मेरा अपना पेशेंस था, तो यही था। आर यू सेटिस्फाइड वेयर यू आर राइट नाउ इन योर होल फील्ड? आई थिंक कि इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, जबरदस्त बात बोली पर भी आप। पहुंच क्या जाए। बात! बहुत लोग
ये नहीं समझते हैं। कुछ ना कुछ फिर भी बाकी रह जाता है। अगर सेटिस्फेक्शन हो गई तो मेरा ख्याल है कि जिंदगी खत्म हो गई, स्टॉप लग गया। यस, तो फिर जिंदगी ही नहीं रहती है और जिंदगी का मतलब ही आई थिंक कुछ अधूरापन है। इफ देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट यू आर स्टिल लिविंग इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनियावी ज़िंदगी नहीं होगी अगर वो कंप्लीट हो जाए, डेस्टिनेशन पे अगर आप पहुंच जाएं। आपके अंदर हमेशा जुस्तजू रहेगी किसी ना किसी चीज़ की और इनकम्प्लीट कुछ ना कुछ रहेगा। मॉडलिंग से एक्टिंग में आई हैं आप, ऐसा ही है? अच्छा, नहीं, एक्टिंग से मॉडलिंग में गई हूँ। एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा है या मॉडलिंग में ज़्यादा मज़ा है? आप दोनों को कैसा देखती हैं? मैंने कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। अच्छा। लोग जो कहते रहते हैं ना कि ये लोग पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, पैसे के लिए ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे कपड़े पहन लिए, मॉडलिंग कर ली या टीवी में आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। पैसे के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ किया और मेरी इंटेंशन हमेशा ये थी कि मैं ऐसा कोई रोल प्ले करूं या ऐसा कोई काम करूं जो अगर ऑडियंस मुझे देखे तो एज अ रोल मॉडल पाए, और अगर नेगेटिव करूं तो लोग कहें कि नहीं भाई ऐसा नहीं बनना हमें, और अगर पॉजिटिव करूं तो लोग कहें कि ऐसा होना चाहिए इंसान को। लेकिन हमारा पॉइंट ये है, हमारा ड्रॉबैक ये है कि हमारी सोसाइटी जो भी देखती है ना वो लेसन लेने के लिए नहीं देखती है। वो देखती है, वो आपको टीवी में देखेंगे, वो कहेंगे कि ये टीवी में आगे बस ये ख़राब है, विदाउट एविडेंस कुछ भी बोल जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी चीज़ें कुछ फेस की हैं? कौन नहीं फेस करता, हमेशा हर कोई फेस करता है। कोई एक बंदा मुझे निकाल के दिखाए जो ये फेस नहीं करता है, सब करते हैं। अगर आपको 4 बंदे जान रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस आपका इम्तिहान शुरू हो गया यहाँ से। और जितने ज़्यादा लोग जानते हैं उतना आपको नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। इस फील्ड में नेपोटिज्म को कैसा देखती हैं आप? बहुत है। आप यकीन नहीं करेंगी, अभी मैं इंस्टा पे मैसेज भी दिखा दूंगा, बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, उसने ये रिक्वेस्ट की मुझसे, ये आप सवाल सबसे पूछिएगा। उस बच्चे ने ये कहा कि टैलेंट को छुपाया जाता है, ऊपर नहीं लाया जाता। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ टैलेंट को देखा जाए। पीआर की बुनियाद पे ही सेलेक्ट होते हैं। जिसके पास टैलेंट है उसको जल्दी नहीं आ जाना चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मगर होता नहीं है। क्योंकि हमारी खाली सोसाइटी की बात नहीं है, ओवरऑल दुनिया ही ऐसी बन गई है कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपटीशन बहुत होता है और कंपटीशन में इंसान अंधा हो जाता है और इंसानियत तक को भूल जाता है। सही। और मोनोपोली बहुत स्ट्रांग है हर जगह पे। अपने लोगों को या फिर कोई स्टेप क्यों नहीं लेता? मेरा ख्याल है कोई इन झगड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता है, और जो पर्ची आ रही है वो उसको प्रमोट करेंगे, और प्रेशर भी होते हैं। ये तो सच है कि टैलेंट दब जाता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर टैलेंट है तो कभी ना कभी ऊपर आएंगे, कब? जब मर जाएंगे तब। क्या वो बात एक एक्टर थे खालिद भट्ट साहब, जी, मैंने उनके साथ काम किया। जी, बहुत बड़े एक्टर। वो बहुत बड़े एक्टर थे और वो क्या नफीस इंसान थे, उनका क्या खूबसूरत किरदार था। और जब मैं उनके साथ काम कर रही थी ना तो वो मुझे सिखाते थे, वो मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। अच्छा। सेट पे। और जब मैं परफॉर्म कर रही होती थी तो वो एक वाहिद बंदा था जो एक पॉजिटिव इंटेंशन भी रखते थे और प्रोटेक्ट भी करते थे बाकी नेगेटिविटी से या किसी में कोई ठरक, मतलब एक तरीके से सेफ रखते थे। और एज अ उस्ताद वो मुझे समझाते थे। एक दफ़ा मैं ना मुड़ते मुड़ते जुमला बोल रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना, पहले तुम मुड़ोगी उसके बाद बोलोगी, तुम्हारा सोलो तब बनेगा। तो ये बारीकियां जो है ना वैसे कोई नहीं बताता है। वो जो थे ना वो बहुत अच्छे कमाल के एक्टर भी थे, और वो हाईलाइट कब हुए हैं? जब वो मरने वाले थे। जी हाँ, क्या बात उनका जो आखिरी ड्रामा था खाई फैसल कुरैशी के साथ, वो टाइटल पे कब आए? वो बहुत पहले टाइटल पे आना डिजर्व करते थे। वो कब आए? जब वो मरने वाले थे, जब वो डेथ बेड पे थे एट द एंड। जी। अच्छा, आपने जैसा कहा वो आप प्रोटेक्ट करते थे आपको, राइट? पीछे कोई ना कोई बैक होता है, सही है ना? आप अपने आप को कैसे सब बोलते ना, कैसे इस चीज से हटके काम करती थी और इस चीज को साइड में रखती थी? मैं अपने किरदार पे पक्की थी। अच्छा। जो तरबियत मिली थी वो यहाँ पे फिक्स थी, और मेरे से ये काम होता ही नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्र है अभी तक ना कोई मेरे सामने सब कुछ चल रहा होता है दुनिया में। मैंने दुनिया देखी है, एक्सपोजर है काफ़ी।
ना कोई स्मोकिंग है, ना ड्रिंकिंग है, ना कोई लड़के वड़के का चक्कर है, ना पार्टीज़ में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना आना है। इवन कि मैं जाती हूँ तो मैं सिर्फ देखने की हद तक कि एक्सपोजर मिले कि ऐसा भी होता है दुनिया में, तो मैं देख के ज़रूर आती हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी हराम एक्टिविटी में मैं नहीं पड़ी। लीड रोल लेने के लिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं, इसमें कितनी बड़ी सदाकत है, और ज़्यादातर वही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इसमें कोई छुपी दुपी बात नहीं है, सबको खुलेआम पता है। ये क्या हम लोग बुराई जो है मीडिया की खाली करते हैं, मीडिया सोसाइटी का हिस्सा है जी, ऐसा तो सोसाइटी ऐसी हुई ना, किस फील्ड में नहीं है जी, ऐसा ही है। कहीं पर भी आप प्रमोशन देखेंगे तो ऐसे ही प्रमोशन हो जाएगी, ऐसे ही प्रमोशन नहीं होगी, कुछ ना कुछ कांड होते हैं उसके पीछे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हर फील्ड में है, ये सोसाइटी का हिस्सा है, हमारी सोसाइटी है इस तरह की, खाली मीडिया इंडस्ट्री तो नहीं है। एक मौका मिले सबसे पहले जैसा आपने कहा, कौन सी चीजें जो चेंज करेंगी सबसे पहले? मैं पॉवर्टी ख़त्म करना चाहूँगी और एजुकेशन को आम करना चाहूँगी, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हमारे मुल्क के लोगों के दिमाग भी उस तरीके से डिज़ाइन हों जैसे कामयाब मुल्क के लोगों के हैं। आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे, लेकिन एक बात पे काउंटर करूँगा, हम एजुकेशन भी तो बिजनेस है इधर। 35,000 40,000 बच्चा कैसे फीस भरेगा? ट्रू, सही है। बाहर मुल्कों में तो फ्री है ना, कोर्स फ्री, लंच फ्री, ब्रेकफास्ट फ्री, राइड फ्री। यहाँ पे तो बच्चा घर से निकलता है, पैसे शुरू हो जाते हैं। फ्री तो नहीं होगी ना। हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब भी अच्छा नून लीग जब भी आती है वो कुछ ना कुछ तो काम करती है, कुछ ना कुछ तो करती है, वो कहीं ना कहीं उनका काम नजर आता है जी। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिटिशियंस को इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि वो एजुकेशन को फ्री करें जी। सबसे मेन काम ये है, बजाय इसके कि आप बसें ईजाद करें या रोड्स वगैरह बनाएं या इस तरह की एक्टिविटी, एजुकेशन फ्री करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, दिमाग बने लोगों के। पॉलिटिक्स से आपने बात की, फॉलो करती हैं और किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं या बिल्कुल इससे दूर रहती है? नहीं भाई, मैं दूर ही रहती हूँ, मैं दूर ही अच्छी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ह्यूमन राइट्स पे काम करूँ, लेकिन मुझे कुछ सही जगह नज़र नहीं आती है उस तरीके से। बट उसके लिए मैं आपको मशवरा दूँ, अगर मैं किसी एक पार्टी को चूज़ करूँ तो मैं नून लीग को चूज़ करूँगी। नून लीग को चूज़ करेंगे क्योंकि उनका काम फिर भी नज़र आता है। मरियम नवाज कैसा काम कर रही है पंजाबी? अच्छा काम कर रही अच्छा कर रही है, नॉट बैड। नून लीग जब भी आती है, वो नवाज शरीफ हो शहबाज शरीफ, अभी बहुत सारे इनकलाब आए और पॉजिटिव वे में आए हैं। सऊदीया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, हमारी आर्मी काम कर रही है और आर्मी तो हमारी ओवरऑल अच्छी है। कहते हैं आप रिस्क बहुत लेती हैं, रिस्क टेकर इस इंडस्ट्री में बहुत कम होते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ ये है, हूँ मैं रिस्क टेकर, लेती हैं? मैं लेती हूँ रिस्क और मैं ब्रेव हूँ, बोल्ड हूँ, मैं बड़े डिसीजंस लेती हूँ जो आम औरत शायद ना ले सके या आम इंसान भी ना ले सके, चाहे वो मेल है या फीमेल है। मैं ब्रेवली बोलती हूँ, मैं ब्रेव डिसीजंस लेती हूँ क्योंकि ज़िंदगी में लेने पड़ते हैं। अगर आप मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के डर खौफ से हक की बात करना छोड़ दूँ। ओके, मुसलमान ही नहीं रहूँगी ना फिर मैं तो, मुझे लगता है। बट हाँ, मैंने ज़िंदगी में बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। कोई भी आम लड़की जो है वो अपना घर छोड़ के किसी और सिटी में, वो भी कराची में, इतनी दूर नहीं आएगी और मीडिया की फील्ड को इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी काम, और बहुत रास्तारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद ठुकरा देना और अपने दम पे खुद स्ट्रगल करके ऊपर आना, ये रास्ता भी कोई इसी तरह नहीं चूज़ करेगा। और आई थिंक आई एम अ ब्रेव पर्सन, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा फैसला जो आपने किया हो जिससे पछतावा है आपको, यार ये मुझे नहीं लेना था यार? मेरा वीक पॉइंट ये है कि मैं जज्बाती हूँ और इमोशंस में बह जाती हूँ मैं। तो जहाँ पर मैं इमोशनल हो गई, जज्बाती हो गई, तो मैं गलत डिसीजन ले भी सकती हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बजटिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, अपना नुकसान कर सकती हूँ। या फिर पर्सनल लाइफ में भी मैं अगर मेरे इमोशंस किसी के साथ अटैच हो जाते हैं तो मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे काट के फेंक दो, मैं फिर से जुड़ के आ जाऊँगी दोबारा कटवाने के लिए। नहीं भाई आपको दोस्ती पे यकीन है? एक आजकल की दौर की जो दोस्ती, कहते हैं काम की हद तक दोस्ती होती है इंडस्ट्री में, खास तौर पे बस काम किया, रैप अप किया,
स्टोरी फिनिश। जहाँ पर भी कंपटीशन होता है वहाँ पर दोस्ती नहीं होती है, सिर्फ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जहाँ पर आप किसी के कंपटीशन में आ जाते हैं वहाँ दोस्ती नहीं हो सकती है। वहाँ सिर्फ आपके अच्छे ताल्लुकात, वो भी पॉलिटिक्स के बेस पे होते हैं। मेरा इंडस्ट्री में कोई एक भी दोस्त नहीं है, मेरे सिर्फ अच्छे ताल्लुकात हैं सबके साथ, जो सच्ची बात है। दोस्त हैं मेरे, और पहले नहीं थे मेरे कोई दोस्त। मैं इतने दोस्त वगैरह नहीं बनाती, मैं ज़्यादातर अपने आप में रहती हूँ। कराची में मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने और बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो लोग ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं, अगर वो मुझे काट भी दें तो मैं दोबारा आ जाऊँगी कटवाने के लिए। ये मेरा दोस्ती का एक्सपीरियंस हुआ और अब मुझे दोस्ती पे यकीन है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इंडस्ट्री के अंदर आता है कोई, वो घर का खर्चा चला सकता है? अपना जो इंडस्ट्री में पैसा है या नहीं, कि सेटल है? कुछ गिनती के लोग होते हैं जो सेटल होते हैं। इंडस्ट्री में तो आप इन हो गए, खर्चा कैसे चलाएंगे? मुझे तो अल्लाह मियाँ सपोर्ट करते हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता कि कहाँ से क्या हो जाता है और मेरा चल पड़ता है। बट इतना नहीं है, और सिक्योरिटी भी नहीं है। आपको पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, फंसते भी बहुत हैं पैसे। समटाइम्स आपके महीनों फंसे रहते हैं, होश ही नहीं होता देने का। अगर मैं होती ना ऐसी चेयर पे कि मेरे अंडर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते, तो मेरे सर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती। मुझे पता होता कि भाई मेरे सर पे कितने घर चल रहे हैं। पहले मैं उनको पूरा करती, फिर अपने शशके पूरा करती। यहाँ पे लोग अमेरिका घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, अपने शशके पूरे हैं, और गरीबों का हक भी मारा हुआ है। तो उनको टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई भी है। और आर्टिस्ट स्ट्रगल है, उसको भी पैसे बहुत कम देते हैं। सुना जाता, बोलते ना, सिर्फ उसको बोला आपको हम ला रहे हैं ना, स्क्रीन पे ला रहे हैं ना, स्क्रीन के लाने के चक्कर में वो मिसयूज भी करते हैं। ये तो सामने वाले की मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली बात, अपने आप को खुदा समझ लेने वाली बात है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पैसों में आपने कंप्रोमाइज किया हो, चलो मैं स्क्रीन पे आ रही हूँ, स्ट्रगल जब आप स्ट्रगल कर रही थी, ऐसा हुआ कि चलो स्क्रीन पे तो आ रही हूँ? काम तो शुरू करना ही होता है आपको शुरू में, और लोग हर जगह आपको ऐसे ही मिलते हैं, कर लेते हैं ना, हर जगह ऐसे ही मिलते हैं। तो किसी नेगेटिव तरीके से आने से बेहतर है कि आप पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कितनी बार किया पैसों में कॉम्प्रोमाइज़? कई बार कर लिया। अच्छा, कितना फर्क होता है, डिफरेंस कितना होता है कॉम्प्रोमाइज में? और मैं सच बताऊं तो ये जो मैंने फिल्म की है वो 50% पे कॉम्प्रोमाइज़ किया मैंने। कौन सी फिल्म की है मैंने? एक फिरोज़ खान के साथ यूके में शूट हुई है, और इंडिया और पाकिस्तान ने कंबाइन किया है। अभी वो उसके कुछ चल रहे हैं मामलात, तो रिलीज नहीं हुई अभी तक वो रिलीज नहीं हुई है। लग गई। तो आपने 50% कॉम्प्रोमाइज किया? 50% पे मैंने 50% कमीशन दिया। अंदर की बात मैंने रिवील कर दी है। हकीकत कोई सुनना भी नहीं चाहता इस माशरे में। फिरोज खान के साथ आपने काम किया, कैसा पाया उन्हें एज ए को एक्टर? एज एन एक्टर तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त। उसका अपना एक ऑरा है। अच्छा। और उसको पता है कि उसे कैंपेन कैसे चलानी है, उसने अपने आप को पब्लिसाइज कैसे करना है, उसको पता है कि लोगों की क्या साइकी है, उसने कैसे साइकी से खेलना है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। और एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी एक्टिंग अच्छी है। और मेरे भी अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरी अच्छी दोस्ती रह चुकी है। मैं इतना कोई क्लोज़ नहीं हूँ किसी से, लेकिन जितने मेरे प्रोफेशनल ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं, और हमने बहुत अच्छा काम किया, और मेरी रिस्पेक्ट उन्होंने की भी, करवाई भी। और इसके अलावा मेरी तारीफ़ भी उन्होंने की कि ये जो डायलॉग आपने बोला है ना, ये बहुत कमाल बोला है। हाईएस्ट पे चेक आपका और मिनिमम पे चेक? देखिए, मिनिमम अगर इस फील्ड की बात करूँ तो 2 लाख। ओके, मिनिमम। इट्स नॉट बैड। हाँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। okay. 2 लाख का प्रोजेक्ट किया। और मैक्सिमम जो है वो 20 लाख। ओह, जबरदस्त। वो ड्रामा था, फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था? भले नाम नहीं ले, भले आप नहीं बताऊंगी, ये भी नहीं बता रही। सेफ साइड जा रही है यहाँ बहुत। चले, कोई बात नहीं। लाहौर, वेस्ट कराची, अगर लिविंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, रहने के लिहाज से लाहौर, वहाँ पे आप बहुत रीज़नेबल प्राइस पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कैरी कर लेते हैं, और हाइजेनिक भी है। यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, और यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं। और अगर हाँ, वो लोग इतने प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोफेशनल भी नहीं है। ये प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिकल हैं, कराची वाले काम भी अच्छा करते हैं। बट
आई विल मेंशन कि इतना प्रैक्टिकल होना नहीं चाहिए कि आप इंसानियत पीछे छोड़ जाएं। अच्छा, प्रैक्टिकल कैसे? टाइम पे तो आते ही नहीं है कोई भी। अच्छा लेकिन उनकी निस्बत है। अच्छा अच्छा, वो और ज्यादा लेट आते हैं। वो और ज्यादा। ओके। सुबह आना होगा, वो दोपहर को 2-3 बजे से काम शुरू कर रहे होंगे। ओके। उधर आप उकता जाते हैं, भाई ये क्या है। बहुत ढीला माहौल हो जाता है वहाँ पे। प्रोफेशनल इतने नहीं है, मगर उनका काम, उनका आर्किटेक्चर, उनका जो आर्ट है ना, आर्ट वर्क, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा। आर्टिस्ट बहुत कमाल के हैं वो। आपको काम के लिहाज से कराची सही है, बट अभी जो है वो पंजाब की तरफ जा रहा है। जा रहा है। अगर सारा काम अभी जैसे कराची में है और 50-70% भी पंजाब में हो जाए तो बहुत से लोग पंजाब भी चले जाएंगे, ऐसा ही है? बहुत सारे कराची के लोग पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा। और बहुत सारा काम जो है इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। इस्लामाबाद में काफी काम हो रहा है इस टाइम। इस्लामाबाद जैसी कोई जगह ही नहीं है हमारे पास भाई। अच्छा, इसको आप कैसा देखती हैं? इसमें आप क्या राय रखती हैं कि मर्द औरत की अगर ज्यादा कमाई हो, मर्द की कम हो तो उससे माशरे में अच्छा नहीं कहा जाता, अगर मर्द की ज्यादा हो तो उसे बेहतर समझा जाता है। औरतें ही घर चला रही हैं और मर्द घर में बैठे हुए हैं। माशरा कौन होता है किसी के जाती मामलात में टांग अड़ाने वाला? पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप इस काबिल नहीं हैं कि आप किसी की बेटी को पाल सकें, अपनी आने वाली नस्ल को पाल सकें, अगर आप शादी के काबिल नहीं हैं तो मत करें शादी। जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते मत करें किसी की ज़िंदगी ख़राब। मर्द के ऊपर है नान नफ़का, और मर्द के ऊपर है। और ज़िम्मेदारी खाली ये नहीं होती है कि आपने किसी का नान नफ़का या किसी की बेसिक ज़रूरियात पूरी करनी है। ज़िम्मेदारी ये है कि आप किसी की खुशी की ज़िम्मेदारी लें, किसी के सुकून की ज़िम्मेदारी लें। अगर आप किसी की खुशी की, किसी के सुकून की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, किसी की ज़िंदगी बेहतर नहीं बना सकते, आप लेकर आ रहे हैं ना, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसके बाप से ज़्यादा अच्छा उसे प्रोवाइड करूँ, उससे ज़्यादा, क्योंकि उस वक़्त वो किसी बाप की बेटी नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी सिर्फ आपकी बीवी है, और वो जैसी भी होगी वो फिर आपकी औकात ज़ाहिर करेगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि औरत की जो कमाई ज़्यादा होती है और घर में जो मर्द होते हैं वो भी यूज़ टू हो जाते हैं औरत की, कब वो घर पे कुछ करते नहीं है, तलाक देते हैं। तलाक देते हैं। अच्छा। क्योंकि वो मर्द इस काबिल ही नहीं है कि उसकी शादी हो। लेकिन औरत तो तलाक दे नहीं सकती ना। खुला ले ले। मैं इस हक में हूँ। अच्छा। अगर आपका मर्द इस काबिल नहीं है कि उसकी औलाद पैदा हो या वो किसी की जिम्मेदारी उठा सके, फिर मेरे मुताबिक वो जाहिल होते हैं क्योंकि उन्हें अपने राइट्स नहीं पता है, वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकती हैं। 3-4 बच्चे होने के बाद मेरे 10 भी हो जाए ना, और अगर मेरा शौहर इस काबिल नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड कर सके, मेरी औलाद को अच्छा फ्यूचर दे सके, मैं उसको फारिग कर दूंगी और मैं सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। अगर मेरी औलाद सफ़र कर रही होगी, मेंटली अगर सफ़र कर रही है, किसी भी लिहाज से सफ़र कर रही है, मैं उस इंसान को फारिग कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरे माशरे को एक अच्छा इंसान बना के देना है, अपनी औलाद का एक अच्छा डिज़ाइन करके देना है दिमाग, सोसाइटी को ऐसा इंसान देना है जो पॉजिटिव एक चेंज लेके आ सके या पॉजिटिविटी फैलाए दुनिया में, और मुझे उसको हर लिहाज से बेहतरीन इंसान बनाना है। मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है, अच्छे तरीके से रखना है, अच्छी मयारी ज़िंदगी देनी है। मेरी औलाद है, पता चलना चाहिए मेरी जिम्मेदारी है भाई। ये बच्चा ये भी तो पूछेगा ना मेरा वालिद साहब कहाँ है, बच्चे को भी तो वालिद चाहिए ना। मैं मानता हूँ आप इस जगह पे सही है, लेकिन एक बच्चे की भी तो फीलिंग होती है ना, दूसरों के वालिद साहब को देख रहा है, उनके डैड्स को देख रहा है, वो उसके भी तो जहन में आता है। कुछ औरतें इस चक्कर में भी तो कॉम्प्रोमाइज करती है ना, चलो बच्चों का बाप तो है, सारा तो है, तो बाप कर क्या रहा है? बाप की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बात तो वो बाप बनने लायक नहीं था, उससे औलाद मिल गई जी। उसकी सजा है कि वो औलाद के बगैर फिर रहे, और औलाद को हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अव्वल तो मैं इस किस्म की कोई गलती करूँगी नहीं कभी ज़िंदगी में, और अगर मेरे से हो गई कोई गलती तो मैं उसे इसी तरीके से सुधारूंगी कि मैं कोई बोल्ड डिसीजन लूँगी, और मैं छोड़ दूंगी ऐसे इंसान को जो मुझे डिजर्व नहीं करता होगा या मेरी औलाद को डिजर्व नहीं करता होगा। अब लाइट मूड में आते हैं, इसमें भी आपको ऐसी बात करनी है, कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है उसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? वो इस वजह से छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उसमें वो टैलेंट नहीं हो, किसी बोलते ना टैलेंटेड बंदे का हक मार रहा है। जो एजेड हो गए हैं ना लोग, जो पता नहीं कितनी जनरेशन से चलते आ रहे हैं, नाम मैं क्या लूं, जो एजेड हो गए हैं, अब जिनको अब प्रोड्यूसर बनना सूट करता है, जिनको नाम तो बताएं, एक तो बता दें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि
अब उनकी एज हो गई है कि वो लोगों को आगे लेकर आएं और टैलेंट को प्रमोट करें, किसी का रोजगार लगाएं बजाय इसके कि अपना ही आप बस चमकाते नहीं, उसको रहें। दादा बनना है, दादा का यंग तो नहीं बनेगा ना। अगर कोई रोल है किसी को दादा वाला करना है तो दादा वाला तो एज ही नहीं बंदा करेगा ना। हाँ। मैं यंग की बात कर रहा हूँ जो पीआर पे आ गए, किसी की जगह खा रहे हैं। अब तो उनका रोजगार लग गया, अब वो कुछ और कर नहीं सकते। अगर वो कुछ और कर लें जो कि उन पे सूट करेगा तो क्या ही बात होगी। लेकिन नाम तो पता है उनको, छोड़ देनी चाहिए पहली फुर्सत में। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं छोड़ कहीं देना चले चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एक बंदे का रोजगार लग गया है तो बस वो काम करता रहे, वो चलता रहे। हर बंदा डिजर्व करता है कि उसे अपने पसंद की फील्ड में अपने हिस्से की कामयाबी वो हासिल करे। अच्छा, इन्फ्लुएंसर पे कितना आप यकीन रखती हैं? जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, कितना यकीन है कि सही ट्रैक पे लेके जा रहे हैं हमारे न्यू यूथ को? मैं सच कहूँ तो मुझे तो कितना अरसा पता भी नहीं था कि ये कौन लोग हैं। अच्छा। हाँ, मैं तो बस अपने काम से काम रखने वाली बंदी हूँ, बल्कि मैं जिनके साथ परफॉर्म कर रही होती हूँ मैं तो उनके भी नंबर ना लेती हूँ, ना उनसे कोई मेरी इतनी कोई खास बात होती है। मैं सेट पे जाती हूँ, खाली अपनी स्क्रिप्ट में पढ़ती हूँ, परफॉर्म करती हूँ और वापस घर। मेरा कोई इतना किसी से जो है वो इंटरेक्शन नहीं होता और मुझे कोई नहीं पता होता मेरे साथ बैठा हुआ बंदा क्या कर रहा है। अच्छा। अनप्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और उस पर बड़ी चीप हरकतें करते हुए लोग मुझे नजर आते थे। मैं कहती थी कि क्या है भाई, उल्टी आती है, पीछे करो। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था कि ये इन्फ्लुएंसर्स कौन है। बट अगर इन्फ्लुएंसर्स खाली पैसा कमाने की हद तक उल्टी सीधे काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रही हैं चीप प्लेटफॉर्म, और मुझे नहीं समझ आते इन्फ्लुएंसर्स। अगर अगर आप बैठे हैं, आप कोई काम की बात कर रहे हैं, आप कोई काम का कंटेंट बना रहे हैं, कोई मयारी, कोई डिसेंट, कुछ समझ आने वाली चीज, तो फिर तो ठीक है। हम लोग देखना भी तो वही चाहते हैं ना। मसला ये भी तो है ना, वो लोग ये कहते हैं ज्यादातर जो उनके आते हैं, बोला आवाम भी तो यही देख, उसी के सो व्यूज आते हैं ना। मसला ये भी तो आता है ना, हैरान होती हूँ यही तो मसला आता है ना। मैं यही देख के हैरान होती हूँ कि हमारी ये औकात है यार। देखें आप, हमारी ये औकात है। हाँ। हम कोई काम की बात सुनना ही नहीं चाहते, हम किसी काम की चीज पे अमल ही नहीं करना चाहते, हम कुछ समझना ही नहीं चाहते, हमें बस चीजें चाहिए, बस डांस चाहिए। हाँ, इस तरह की हरकतें चाहिए बस। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज आप रिमूव करना चाहेंगी और कौन सी ऐसी चीज है जो ऐड करना चाहेंगी? मैं ईमानदारी ऐड करना चाहूंगी। okay. वो तो शायद आपके 100 साल लग जाए। जी। भाई, ईमानदारी तो किसी भी फील्ड में, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, आपको 100 साल लग जाएंगे आराम से। 100 साल हर काम में लग जाएंगे आराम से, कोई भी फील्ड हो। क्योंकि सोसाइटी खराब है, मीडिया नहीं, मीडिया सोसाइटी का हिस्सा है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा। और जो चेंज लेके आना चाहूँ तो मैं ईमानदारी लेके आना चाहूँगी और मोनोपोली को ख़त्म करना चाहूँगी। या अगर कहीं पर कोई कास्टिंग काउच वाली चीज़ हो रही है, इस तरह का किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो मैं सज़ा दूंगी, उसको ख़त्म कर दूंगी। अच्छा। हाँ। तो क्या सज़ा रखेंगी उसके लिए? बेरोज़गार बना दूंगी हमेशा के लिए। हाँ। अच्छा, किसी के रोज़गार पे लात मारने वाले आप कौन होते हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही। आप खुदा बनने चले हैं ना, तो आपकी जगह बेरोज़गारी में ही है। आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आप किसी जगह पे बैठें। आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। आपको कभी ऐसी ऑफर आई कास्टिंग काउच के लिए? आपने ये चीज कभी फेस की? बातें तो हम उल्टी सीधी कौन नहीं सुनता जी इस इंडस्ट्री में या इस सोसाइटी में। अगर कोई स्टूडेंट लाइफ में भी कोई औरत कहेगी ना कि मेरे साथ कभी हैरेसमेंट नहीं हुई है, या कभी जो है वो मैंने इस तरह की चीज़ का सामना नहीं किया, या मैं घर से बाहर निकल गई हूँ और मुझे किसी लड़के ने कभी भी नहीं छेड़ा है, मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही है। वो अपना आप छुपा रही है, वो शर्मा रही है, वो शाइनेस में बता नहीं रही है, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता ना घर में, ना कहीं पे भी, बाहर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो छुपा रही है। बट ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी सोसाइटी में कोई भी औरत घर से बाहर निकली है और उनको इस तरह की चीज़ें फेस ना करनी पड़े। फिर ये तो सोसाइटी है और ऑलरेडी जो है वो एक टफ फील्ड है। यही सवाल फैसल भाई से किया था, फैसल कुरैशी से, तो उन्होंने कहा था कि नाम नहीं लेते हैं। अगर ऐसा होता है, व्हाई डोंट दे नेम इट? बोलते हैं, ज्यादातर लोगों ने बहुत बोला है। एक्ट्रेस ने बोला नाम क्यों नहीं लिया आज तक? तो फिर दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन उनकी बात में एक तो वजन था ना, खराब हो जाएगा। यू आर राइट, आई एम 100% यू आर राइट। लेकिन कोई एक तो नाम लेते, उनको पता तो चले ना ऐसा होता है। वो तो इस चीज से साइडलाइन हो जाता, बोला नाम तो लेता ही नहीं कोई। देखो, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है ना,
तो कर्मा एक चीज़ होती है इंग्लिश में, और उर्दू में क्या कहते हैं, मकाफाते अमल। मकाफाते अमल, और वो फ़ौरन मिलता है। Okay. मैं कहती हूँ कि आप जो बीज इस दुनिया में बोलते हैं ना, वो आप इसी दुनिया में काट के भी जाएंगे आगे कभी ना कभी। Okay. तो मेरे साथ तो जिसने अगर कभी कोई गलत किया तो उसने मुंह की खाई भी है, वो और वो ऊपर वाले की तरफ से। चमाट लगाया कभी किसी को? चमाट कभी ऐसा नहीं हुआ? उनको ऊपर वाले ने चमाट लगा दिया, जरूरत नहीं पड़ी कभी। मकाफाते अमल में हो गया। हाँ, कभी जरूरत नहीं पड़ी। आपके ख्याल से लग्जरी क्या है? एक ऐसा पार्टनर जो जिम्मेदार हो, जो आपकी खुशी की, आपके सुकून की जिम्मेदारी ले। और एज अ फीमेल इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होती है कि आपका बंदा आपको पैम्पर्ड कर रहा है। Okay. वो एक खूबसूरत लाइफ होती है। क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसे पार्टनर में कि वो सामने वाले को फील कराए कि वाकई ये मेरे लिए राइट है? जिम्मेदार होके दिखा दे, जिम्मेदार होकर दिखाते। जिम्मेदार होके दिखा दे, यही एक मेन चीज़ है। आपके बारे में कोई सोच रहा है ना, आपकी कोई परवाह कर रहा है। मैं कराची में इतना अर्सा अकेली रही हूँ ना, तो लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होता है आपके अंदर। अकेले भी रह रहे हैं, खूबसूरत भी हैं, काम भी कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो भाई आपको इतना ही इंटरेस्ट है ना, तो आप ये क्यों आप मेरे से पूछेंगे मैसेज करके, या मेरे से बात करने की अगर कोशिश करनी है कि मैं क्या कर रही हूँ। दिस इज़ नॉट योर कंसर्न कि व्हाट आर यू डूइंग। दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ हाउ आई एम, मैं कैसी हूँ जी, मैं कैसा फील कर रही हूँ। मैंने कुछ खाया या नहीं खाया, और मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ कर सकता हूँ मैं, किसी तरह से आसानी पैदा कर सकता हूँ। दिस इज़ द क्वेश्चन, दीज आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कितना टाइम काम पे लगाया। टेंशन कुछ और है ना फिर। यानी कि आप मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, इस तरीके से आप जगह बना लेंगे? नहीं, इस तरीके से अगला बंदा फेड अप हो जाएगा और आपको लात मार देगा। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको हर्ट करती है, जिससे दिल टूटता है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपका, बोलते हैं ना यार, जिससे आप माइल होती हैं? जिससे मेरा दिल टूटता है, मुझे ना अपनी सोसाइटी की एक चीज़ बहुत बुरी लगती है। औरतों की भी है, ये मर्दों की भी है। औरतें समटाइम्स जो है वो अपने ख़र्चे उठवाना चाह रही होती हैं, उसमें वो मोहब्बत का झूठा इस्तेमाल करती हैं। ये जो झूठे मोहब्बत के जाल फंसाए जाते हैं ना, डाले जाते हैं, ये मुझे जहर लगते हैं। और जो मर्द भी झूठे जालों में फंसाते हैं, मिसयूज़ करते हैं, वो चीज़, मुझे नफ़रत है इस चीज़ से। आप मोहब्बत के नाम का, इस फीलिंग का, इस किसी के जज्बात का आप मिसयूज़ ना करें। इस चीज़ से मुझे सख्त और शदीद तरीन नफ़रत है, और मेरा बस चले तो मैं सजाए मौत लिख दूँ इस चीज़ के ऊपर। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप किसी की नफ्सियात से खेलते हैं, इमोशन से खेलते हैं। इमोशन से, नफ्सियात से खेलना, ज़िंदगी से खेलना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी की रूह ख़त्म कर दें, रूह मार दें, तो मेरा ख़्याल है कि उसकी ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। वो बहुत बड़ा गुनाह है, और ये क़यामत तक रहता है। बोलते हैं जिसका आपने दिल दुखाया ना, ख़त्म होते। कहते हैं जिसका आपने दिल दुखाया ना, अल्लाह अपनी चीज़ें माफ़ कर देगा। अगर वो सामने वाला माफ़ नहीं करेगा ना, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। हकूक़ुल इबाद की अहमियत हकूक़ुल्लाह से भी ज़्यादा और पहले है। काश कि हम इस चीज़ को समझ लें। हम इस्लाम के नाम पे या फिर हम मज़हब के नाम पे, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, हिंदुइज़म है या क्रिश्चियंस है, कोई भी मज़हब है, हम मज़हब के नाम पे ना इंसानियत को कत्ल करने चल पड़ते हैं। और समटाइम्स ऐसा करते हैं कि अगले बंदे ने कुछ कह दिया है ना, हम सुनना कुछ नहीं चाहते हैं, हम उसको पॉजिटिवली नहीं समझना चाहते हैं। समझने के बजाय हम कत्ल करके भी बोलेंगे कि हमने सवाब कर लिया है। इंसानियत का कत्ल कर देंगे और फिर अपने आप को मजहबी भी बोलेंगे। आपका मोस्ट चैलेंजिंग ड्रामा कौन सा है? मोस्ट चैलेंजिंग ड्रामा जिसमें मुझे बहुत पिटाई पड़ी थी, दाव ड्रामा मैंने एक जियो के साथ किया था। उसमें मार धाड़, एंड में मुझे जो है वो मर्डर कर दिया था मेरे हस्बैंड ने। और स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, पूल में जाने से मैं डरती थी। तो वो एक चैलेंजिंग था कि मारपीट करके तो मुझे पूल में फेंक दिया। अच्छा। तो और उस वक़्त मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं बीमार थी। अच्छा। तो
बीच में से मेरी टांगें कांप रही थी, और वो आइडिया भी मेरा था कि पूल में अगर मैं जाती हूँ तो पानी का जो इफेक्ट है ना वो स्क्रीन पे अच्छा आता है। आइडिया भी मेरा था। और फिर मेरे लिए परफॉर्म करना ही बड़ा मुश्किल था। वालों ने मान लिया, बड़ी बात है। हाँ, अच्छी बात है। इतना पानी था, मैं उसमें भी डूबने वाली थी। अच्छा, वो स्विमिंग आती नहीं है वाकई रियल में? हाँ, नहीं आती। अच्छा, बेसिक अब आ गई है। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ तो सीखना चाहिए, मैं कितनी नालायक हूँ इस मामले में। कुछ तो करना। हाँ, फिर मैंने बेसिक सीखी है थोड़ी बहुत। कौन सा इन्फ्लुएंसर है जिसको आप फॉलो करती है वाकई अच्छा काम कर रहा? कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है आपके जिसको आप फॉलो करती हैं? मैं माइनॉरिटीज़ में दिलचस्पी रखती हूँ, जिन लोगों को दबाया जाता है हमारे माशरे में, और वल्नरेबल जो होते हैं, मुझे ज़्यादातर दिलचस्पी उनमें होती है। मैंने एक ट्रांसजेंडर है, पता नहीं क्या नाम है उसका, शहजादी या वटेवर इसी तरह का, वो बिजनेस भी कर रहा है, और उसी तरह का एक और भी एक ट्रांसजेंडर है जो वकील है। वो इन्फ्लुएंसर भी है और अपना साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट देम। आई अप्रिशिएट देम। चलें, सही है। अब हम फास्ट ट्रैक खेलेंगे आपसे, रैपिड फायर जी, और हम उसे कहते हैं फास्ट ट्रैक। ओके जी। तो काशिम महमूद हुमायूं सईद, काशिफ महमूद, काशिम महमूद एजाज असलम, काशिफ महमूद, काशिम महमूद इमरान अब्बास, काशिफ महमूद, काशिम महमूद अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी, फहाद मुस्तफ़ा, फहाद मुस्तफ़ा, फहाद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, सज्जल अली, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, फवाद खान, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, दानिश तैमूर, फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, वहाज अली, वहाज अली, वहाज अली, मायरा खान, वहाज अली, वहाज अली, हानिया आमिर। वहाज अली किस लिहाज से आपने उसका नाम लिया? किस लिहाज से? बेहतरीन एक्टर हैं क्या? शख्सियत भी बेहतरीन है। जो वहाज अली हैं उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे एक्टर हैं, बट वो किसी एक जॉनरा में फिट आते हैं। वो वर्सटाइल उस तरीके से उतने ज़्यादा नहीं है जितने फैसल कुरैशी हैं। जितने फैसल कुरैशी। हाँ। चलें, एक कोई आप शेर पढ़ना चाहेंगी? कोई शेर पढ़ दें। एक छोटी सी नज़म है जो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगती है काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैं घर से दूर रही हूँ काम की वजह से, और कराची शहर में अकेले रहना बहुत टफ़ था मेरे लिए। तो ये जो नज़म है ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, वो जो इश्क था वो जुनून था, ये जो हिज्र है ये नसीब है, यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूँ, मेरे कौन इतना करीब है, मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। क्या बात, यहाँ सबके सर पे सलीब है। क्या बात, बहुत। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। क्या गहरी बात है, बहुत डीप बात है इसके अंदर। मैं आपसे लास्ट बात पूछूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें यूथ को जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए। There is only one caste or one sect, and that is the caste or sect of humanity. There is only one language, the language of heart, and there is only one religion, the language of love, and there is only one God, and He is omnipresent, जो हर जगह मौजूद है, जिसने हमें इंसानियत का दर्स दिया, जहाँ से जहालत का ख़ात्मा हुआ, और जो जहालत के ख़ात्मे के लिए, जुल्म के ख़ात्मे के लिए दुनिया में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। तो इंसानियत को कायम रखा जाए, इसके अलावा और कोई इल्तिजा नहीं है। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट यू केम इन माय पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे विकी खान के शो में आके। चैनल का नाम है विकी खान और शो का नाम है विकीपीडिया, और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी इन लोगों को कि इन लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत काम की गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आप भी इससे जो है कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। और अदर देन दैट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड फॉलो करें विकी खान।